नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आज का एजेंडा में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज का एजेंडा काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अहम है। मिशन काबुल पर हम बात करेंगे। अफगानिस्तान की स्थिति क्या रही, परिस्थिति क्या रही तालिबान के आ जाने के बाद, ये आज तक पर लगातार हमने आपको दिखाया। वहां की एक एक तस्वीरें हमने आपको दिखाई। हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जब अफगानिस्तान के बाद, वहां की गवर्नमेंट के बाद, जब तालिबानियों का वहां पर कब्जा हुआ, उसके बाद किस तरह से परिस्थिति जो है वो एकदम से बदल गई और इस वक्त वहां पर क्या हालात है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आपको हम बताते कि आज एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में आज दिल्ली में एक बैठक होने वाली है, एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें 8 देश जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। लेकिन इन देशों में चीन ने आने से मना कर दिया है, चाइना नहीं आ रहा है, पाकिस्तान नहीं आ रहा है। अब इसके मायने क्या होंगे ये भी हम जानने की बात करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन ये पाकिस्तान और चीन, इनकी क्या चालबाजी हो रही है और किस तरह से, क्योंकि चीन की हरकत और चीन की चालबाजी हम समझते रहे हैं। पाकिस्तान अगर मना करता है तो ऑटोमेटिकली चीन जो है उसका समर्थन करता है, क्योंकि चीन को अपने खुद के कई फायदे हैं पाकिस्तान से, और कहीं ना कहीं बाहर भले वो ये शो करता हो कि पाकिस्तान का वो हितैषी है और पाकिस्तान का एक तरह से भाई की तरह वो हमेशा रहता है, उसको छत्र छाया मुहैया कराता रहता है, लेकिन उसके पीछे उसके खुद के इन्वेस्टेड कुछ जो उसके फ़ायदे हैं वो भी हर किसी को, इनफैक्ट पूरी दुनिया को जग जाहिर है। इसके बारे में हम बात करेंगे। और आज जो ये बड़ी बैठक होने वाली है, खास करके मिशन काबुल, क्योंकि आपको हम बता दें कि अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो लंबे समय तक भारत ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया था अफगानिस्तान, वहाँ की जनता, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा काफ़ी पैसा लगा है, भारत का काफ़ी पैसा लगा है। अब ऐसे में जबकि हालात बदल गए हैं, जबकि वहाँ सरकार ही बदल गई है, जब वहाँ पर आतंकियों का एक तरह से कब्जा हो गया है, तालिबानियों का कब्जा हो गया है, वो लोग जो कि जेल में थे कभी, वो अब सरकार में मंत्री बने बैठे हैं, तो ऐसे में भारत की स्थिति वहाँ पर क्या है, भारत आगे क्या करे, सुरक्षा के मद्देनज़र किस तरह के हालात, किस तरह के समीकरण बन रहे हैं, ऐसे तमाम मुद्दे होंगे जिस पर आज एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में दिल्ली में ये एक बड़ी बैठक होने वाली है। आपको बता दें, फटाफट अपने मेहमानों से मैं मिलवा देती हूं और साथ ही साथ आपको बता देती हूं कि अगर आपके मन में भी कोई सवाल आए, आपको लगे कि कोई सवाल आप हमसे जानना चाहते हैं, हमारे मेहमान से जानना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हमें भेजें और हम सीधे हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं हम उनसे सवाल करेंगे, अगर हमें लगा कि वो सही सवाल है और जायज़ सवाल है तो परिचय आपका करवा देते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो संजय जी हमारे साथ है, साथ ही साथ प्रोफेसर आसिफ रमीज दाऊदी हमारे साथ है। आसिफ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ये दोनों मेहमान, दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, और ये चर्चा काफ़ी अहम होने वाली है, इसलिए आप लोग भी फटाफट हमारे साथ जुड़ जाएं। और सबसे पहले हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए संजय जी से जानना चाहेंगे। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो पहला कमेंट आप दोनों से हम चाहेंगे। तो सबसे पहले संजय जी ये बताया कि आज जो ये बैठक होने वाली है एनएसए अजीत डोभाल की अध्यक्षता में, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस श्वेता जो बैठक है इसकी बहुत अहमियत है और इंडिया ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और मैंने पहले भी रिकमेंड किया था कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, 5 देश, उनका आना निहायत ही ज़रूरी है। और पहली बार है कि कजाकिस्तान और किर्गिस्तान भी इस में शामिल है, जबकि ईरान में वो नहीं थे। और ये आपको पता है, ये तीसरी बार है, पहले 2 बार ईरान में हो चुका है ये बैठक और अभी इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है। तो इस टाइम मेंबर नेशन ज़्यादा हैं और इस मीट से बहुत उम्मीद रखी जाती है, क्योंकि जितने भी देश हैं, 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, ईरान और रशिया और हमारा देश, हमारे को अभी एक कन्वर्जेंस में आना पड़ेगा और एक मुद्दा तय करना पड़ेगा कि हमें अफगानिस्तान को कैसे डील करना है और पाकिस्तान को और चाइना को कैसे साइडलाइन करके करना है। क्योंकि अभी हो क्या रहा है कि पाकिस्तान ने सोच लिया है कि पूरा अधिकार है उसका अफगानिस्तान के ऊपर, मतलब वो उसको अपना 5th प्रोविंस मानता है। तो इस लिहाज से आज की बैठक का अहमियत है और ये अच्छा इनिशिएटिव है और मेरे को लगता है काफी चीजें निकलेंगी और सबसे ज्यादा जरूरी है एक कन्वर्जेंस निकलेगा, मतलब एक आम सहमति होगी कि अफगानिस्तान में कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, जैसे
टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, और वहाँ की गवर्नमेंट, इंक्लूसिव गवर्नमेंट, उसके ऊपर मुद्दा डील होगा, ड्रग्स के ऊपर होगा, रिफ्यूजीज के ऊपर होगा, माइग्रेंट्स के ऊपर होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिस पर डिस्कशन होगा। और मेरे को लगता है ये जितने भी देश हैं, क्योंकि जब उधर मैं भी अफगानिस्तान में था तो मैंने नोटिस किया था ईरानियन और ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, खासकर कजाकी, मेरे को कई बार प्रस्ताव देते थे कि इंडिया को लीड रोल लेना चाहिए, और साथ ही ये नेशंस को इकट्ठा आके, ये मैं आपको 2013-14 की बात बता रहा हूँ, तो ये जो एक इनिशिएटिव हम लोग ने लिया है, और ये जो अच्छे देश हैं बगल में इसके, और हमारा तो खैर बॉर्डर भी है, तो ये मेरे को लगता है काफी उम्मीद है इस मीटिंग से। और पाकिस्तान के ना होने से और होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो तो इंटरनेशनल टेररिस्ट स्टेट है, एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म है, तो वो तो क्यों आएगा। ठीक है, थैंक यू। बिल्कुल सर, नहीं सर, आप बने रहे। आपने बहुत सही बात कही कि इंटरनेशनली नोन है कि वो टेररिस्ट को किस तरह से पाकिस्तान पनाह देता है, पाकिस्तान किस तरह से मददगार रहा है, FATF में उसकी क्या स्थिति है ये भी हम जानते हैं। और बस वो ब्लैक लिस्ट में नहीं गया, अभी भी ग्रे लिस्ट में है, यही वो शुक्र मना ले, यही बहुत है। एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि देखिए आज जो बैठक होने वाली है NSA अजीत डोभाल की अध्यक्षता में, उसमें रूस और ईरान के अलावा 5 मध्य एशियाई देशों के जो शीर्ष हैं वो इसमें, सुरक्षा शीर्ष जो हैं वो इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो वो जो 5 मध्य एशियाई देश हैं वो आपको हम बता दें, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान, इनके जो शीर्ष सुरक्षा अधिकारी हैं वो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। अपने आप में इस वजह से भी ये काफ़ी अहम, काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो संजय सर ने जो बताया वो काफ़ी अहम था। इस बीच प्रोफेसर आसिफ हमारे साथ भी बने हुए हैं। प्रोफेसर आसिफ, वहाँ यानी कि अफगानिस्तान की अगर हम बात करें, जो कि तालिबानिस्तान इस वक्त वहाँ पर बना हुआ है, वहाँ की स्थिति से आप बखूबी वास्ता भी रखते हैं, आप समझते भी हैं और बहुत बेहतर ढंग से समझते हैं। तो ये जो चेंज आया है एकदम से तालिबान के आने के बाद, सबसे पहले तो फिलहाल वहाँ की जो स्थिति है उसके बारे में अगर आप कुछ हमें जानकारी दे पाएँ, और ऐसे में ये बैठक कितना इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण आपको लग रहा है, ज़रा ये बताएं। श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जो बैठक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें अच्छी बात ये है कि हिंदुस्तान, भारत हमेशा से एक पीस लविंग कंट्री रहा है, और हमेशा भारत की ये कोशिश रही है श्वेता जी कि वो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे। और अगर आपने देखा होगा तो खुद अफगानिस्तान के अंदर 400 प्रोजेक्ट से ज़्यादा कितने डेवलपमेंट के काम भारत ने किए। तो अभी के हालात में जो तमाम ये बदलाव आए, और वहाँ पे उन तमाम हालात को देखते हुए, ख़ास तौर से पाकिस्तान और चाइना और दूसरे कंट्रीज़ के रुख को देखते हुए, अगर हिंदुस्तान ने ये जो एक रुख दिखाया है, एक पीस मेकिंग जो एक उनका हमेशा से अंदाज रहा है, और दिल्ली रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग की शुरुआत करके, ख़ास तौर से जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ और ईरान और रशिया का भी वहाँ पे आना, ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान और जो दूसरी कंट्री चाइना है जो नहीं आ पा रही है, उनके मुंह पे एक तमाचा है। वो इसलिए कि बहुत ही अच्छा मौका था पाकिस्तान के लिए कि अगर इस तरह के इनिशिएटिव्स अगर हिंदुस्तान लेती है, आपने देखा होगा कि ऐसे जितने भी इनिशिएटिव्स पास में भी ली गई हैं पीस मेकिंग की या पीस प्रोसेसेस की, तो हमेशा से उधर की तरफ से उसको डिरेल किया गया है, चाहे वो टेररिस्ट अटैक्स हो, चाहे वो उसको दूसरे किसी भी अंदाज में उसको डिरेल करने की बात हुई है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। आप देखें हिंदुस्तान में जो NSA है ना, उसको कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, लेकिन अभी के हालात को देखते हुए जो पाकिस्तान के जो NSA का फुल फॉर्म जो मुझे समझ में आता है, वो ये लगता है कि नॉन स्टेट एजेंट्स, वहां जो है ना उनका अपना तो कोई फैसला होता नहीं है, फॉरेन पॉलिसी उनकी अपनी है नहीं, वो आउटसोर्स्ड हैं, वो किसी भी तरह से ऐसे फैसले ले नहीं पाते। और दूसरी बात है जो एस्टैब्लिशमेंट्स हैं और जो नॉन स्टेट एजेंट्स हैं, उनका इतना दबदबा रहता है कि ये कुछ कर नहीं पाते। वैसे हालात में अभी कुछ दिनों पहले जब मोइन यूसुफ साहब ने ये कहा कि स्पॉयलर्स कांट बी द पीस मेकर्स, एक्चुअली आप जब एक उंगली किसी दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 4 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं, और 100% जो तमाम डेवलपमेंट्स हैं उसको देख के इस बात का यकीन किया जा सकता है कि स्पॉइलर कौन है और पीस मेकर कौन है। अगर वो पीस मेकर होते,
अगर वो स्पॉइलर नहीं होते तो अभी इस मीटिंग में यकीनन वो आ भी रहे होते, और अभी वहां आके एक कम से कम ऐसी एक शुरुआत में एक डायलॉग जो होता है ना, वो कभी उसको बंद नहीं करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमेशा देखा गया है कि जब अगर बहुत ज्यादा पुरानी हिस्ट्री में मैं नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन अगर मैं रिसेंटली भी बताऊं, चाहे वो आप देखें कि वाजपेयी जी के जाने के बाद यहाँ पे एक अटैक हो जाना, चाहे आप देखें कि मुशर्रफ के 4 पॉइंट्स के बाद मुंबई में अटैक हो जाना, पुलवामा होना, इस तरह की तमाम चीजों से डिरेल किया जाता है। और ये देखिए कि कौन है जो स्पॉइलर है। वैसे हालात में आपका ये यकीनन ये माना जाना था कि चाइना भी इस मीटिंग में नहीं आएगी, और वो इसलिए नहीं आएगी कि पाकिस्तान और चाइना की जो एक ऑल वेदर फ्रेंडशिप की बात कही जाती है। हालांकि अभी जो चाइना के हालात हैं पाकिस्तान के साथ सीपेक प्रोजेक्ट्स को लेके, या 8 उनके जो 8-9 एम्प्लॉइज जो थे सीपेक में काम करते हुए, उनकी जो डेथ हुई है, उनके के कॉम्पनसेशन की बातों को लेकर, ये चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे अभी है नहीं, लेकिन उसके बावजूद इसमें चाइना का नहीं आना ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि वो लोग अभी भी एंटी टेरर जो है, हमारा जो स्टैंड है कि किसी भी तरह से जीरो टॉलरेंस होना चाहिए टेररिज्म के साथ, उसमें उनका रुख बहुत ही क्लियर है। और ये जो नहीं आया है तो पाकिस्तान का कहीं ना कहीं जो चाइना की तरफ झुकाव है, चाइना के इशारों पे नाचना है, चाइना दिन कहे तो दिन, रात कहे तो रात। हालांकि पाकिस्तान को यह नहीं दिखाई देता है कि लगभग 1 करोड़ जो मुसलमान है, युगर मुस्लिम जो चाइना के अंदर खुद हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। चाइना जो कुछ भी कहती जा रही, चाहे वो सही हो गलत हो, उसको खुश करने के लिए पाकिस्तान किसी न किसी तरह से अपने ऐसे फैसले को बदलती रहती है। लेकिन बिल्कुल प्रोफेसर दाऊदी, चाइना और पाकिस्तान के बीच जो ये रिश्ते हैं ये जग जाहिर हैं, और किस तरह से ये मतलब के रिश्ते यहाँ निभाए जा रहे हैं वो भी जग जाहिर है। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब हमारे साथ बने हुए हैं। सर, यहाँ पर देखिए, आज जो हम चर्चा करने बैठे हैं, अमूमन हम थोड़ा सा हम भी डीरेल हो जाते हैं इस मुद्दे को लेकर, और हम कहीं ना कहीं, चूंकि जाहिर सी बात है हम अपने नेबरिंग कंट्रीज से चाहते हैं कि हमारे रिश्ते अच्छे रहे। जैसा कि प्रोफेसर दाऊदी ने भी कहा कि इंडिया जो है वो एक पीस लविंग कंट्री रहा है और हमेशा वो शांति चाहता है। लेकिन ठीक है, आज हम पाकिस्तान की बात नहीं करेंगे, आज हम चाइना की बात नहीं करेंगे। ना आए पाकिस्तान, ना आए चाइना, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। आज हम सिर्फ इसकी बात करेंगे। और सर, आपसे मैं यही समझ चाहूंगी कि आज जो ये बैठक होने वाली है, क्योंकि देखिए जैसे ही अफगानिस्तान से अमेरिका ने अपनी आर्मी को पीछे किया, वहां से हटाया, उसके बाद जो वहां पर परिस्थितियां बनी हैं, उसके बाद जिस तरह से हमने देखा कि पाकिस्तान किस तरह से उसको काइंड ऑफ ओवर पावर करने की कोशिश कर रहा था, किस तरह से अफगानिस्तान को एक कठपुतली की तरह अब यूज करना चाहता है, उसके गवर्नमेंट में वो किस तरह से शामिल हो रहा है, ये तमाम चीजें देखते हुए इस परिदृश्य में मैं आपसे ये जानना चाहती हूं कि ये बैठक आने वाले समय में, देखिए भारत के लिए आगे स्ट्रैटेजी किस तरह की होनी चाहिए। ये जो तमाम 8 देश आज मिलकर के बातचीत कर रहे हैं, जो डायलॉग्स हो रहे हैं, इसमें किन किन मुद्दों को और इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कैसे आगे वार्ता हो और किस पर हमें ध्यान रखना चाहिए जो कि भारत के हित में हो, मैं इस पर आपसे जानना चाहूंगी। श्वेता, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और यही इसी पे चर्चा होनी चाहिए कि इंडिया को क्या करना है, इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और जितने ये अभी आज मीटिंग में एनएसएस आए हैं उनके साथ हमें कैसे आगे दिशा ले जानी चाहिए। पहला श्वेता, मैं ये बोलना चाहूंगा कि जितने भी देश हैं ये जो आज हिस्सा ले रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रभाव हिंदुस्तान पे, हमारे देश पे पड़ता है, उस पर कोई शक और सवाल नहीं है। अब हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो हमको जो रीजनल कंट्रीज हैं और जो स्ट्रेटेजिक नेबरहुड में कंट्रीज हैं, जैसे अभी ये आई हुई हैं स्ट्रेटेजिक नेबरहुड वाली कंट्रीज, इनके साथ हमें एक कन्वर्जेंस, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग ढूंढना पड़ेगा। इंडिया को लीड रोल लेके ये बताना पड़ेगा, और प्रूफ और अहमियत के पूरा प्रूफ के साथ, कि सारा जड़ ऑफ टेररिज्म इज पाकिस्तान, नॉट अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तो बेचारा एक्सप्लॉइट किया गया एक देश है। तो वो जब तक ये लोग नहीं समझेंगे, और इसमें ये भी बताने की जरूरत है पाकिस्तान ये कर क्यों रहा है, उसको क्या आपत्ति है हिंदुस्तान से। उसकी आपत्ति सिर्फ 2 लफ्जों में बहुत क्लियर है, या 2 चीजों में बहुत क्लियर है। नंबर 1, उसको पता है कि 60s और 70s में अफगानिस्तान बहुत तगड़ा देश था और उसका रशिया के साथ अलाइनमेंट था। वो लीडिंग
नेशन था इस्लामिक वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री पावर, और इस तरफ हिंदुस्तान भी बहुत सॉलिड देश था। तो उसको एक तो डर था कि ये दोनों देश वहां से उसको स्क्वीज करके और खत्म कर देंगे, तो इसीलिए उसने स्ट्रैटेजी चली पाकिस्तान ने। क्योंकि देखिए, हमारी स्ट्रैटेजी डिपेंडेंट करती है कि दुश्मन की स्ट्रैटेजी क्या है। दुश्मन की स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर थी, दोनों देश को वीक करना, और उसने अफगानिस्तान को तो 73 से मैं बोल रहा हूं खत्म करके बर्बाद कर दिया है। और फिर साथ ही साथ उसने हिंदुस्तान में कश्मीर और पंजाब में शुरू किया, वो सबको पता है, वो हिस्ट्री है। तो कहने का मतलब है उसकी स्ट्रैटेजी थी दोनों देश को वीक करना। एक तरफ वो काफी हद तक सक्सेसफुल हो गया अफगानिस्तान में, हिंदुस्तान में सक्सेसफुल नहीं रहा है। दूसरी स्ट्रैटेजी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न, सबसे बड़ा फियर वो आज भी है और हमेशा था, और वो जब से ये देश खड़ा हुआ था, वो है ड्यूरेंट लाइन। उसको पता है दोनों तरफ जो पश्तून्स हैं वो यूनाइटेड है। जब ये यूसुफ मलालाई को भी ये नोबेल पीस प्राइज मिला था, उसने पहला स्टेटमेंट दिया था कि मैं पश्तून पहले हूं फिर पाकिस्तान हूं। तो कहने का मतलब है ड्यूरेंट लाइन की दोनों तरफ जो पश्तून्स हैं वो हैं यूनाइटेड। और खान अब्दुल वली खान और उनके जो फादर थे फ्रंटियर गांधी, उन्होंने और पूरे अफगानिस्तान देश ने पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज नहीं किया था एज अ स्टेट। और आज तक चाहे तालिबान हो, किसी ने ड्यूरेंट लाइन को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, इंक्लूडिंग तालिबान। तो उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, दोनों तरफ जो पश्तून्स हैं बॉर्डर के, सो कॉल्ड ड्यूरेंट लाइन के, वो स्ट्रेटेजी रही है कि दोनों पश्तून्स को बर्बाद करके रखो, इनको एक्सप्लॉइट करो, उनको पढ़ने ना दो, उनको एजुकेशन ना करने दो, उनको सिर्फ एक्सप्लॉइट करो जैसे अंग्रेजों ने किया था, और टेररिज्म उनसे करवाओ और वो खुद मजे में है। तो उनकी ये स्ट्रेटेजी है। तो हिंदुस्तान की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? हिंदुस्तान की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर होनी चाहिए। नंबर एक, ड्यूरेंट लाइन का मसला आज हिंदुस्तान को उठाना चाहिए। पार्टीशन के बाद जो हकीकत तौर पे भारत एक लीगल एयर था ब्रिटिश राज के बाद, जो सब कुछ हमें मिला था, मतलब उस लिहाज से, और हमारे से ही काट के पाकिस्तान बनाया गया था। तो हिंदुस्तान के पास सारे मैप्स हैं 1883 से पहले, जब वो जो बॉर्डर था अफगानिस्तान का और उस समय हिंदुस्तान का, वो इंडस रिवर के साथ था। तो एक तो हिंदुस्तान को सारे मैप्स चेंज करने चाहिए, और ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुरंत करना चाहिए। ये हमारे देश के हित में, नहीं तो लेट हो जाएगा। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि ओरिजिनल जो बॉर्डर्स हैं वो डिफाइन करके, और हमको उसमें मैप पे दिखाना चाहिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड अफगानिस्तान, जैसे वो हमें दिखाते हैं, और जैसे चाइना हमारे मैप में वो अरुणाचल को और अक्साई चीन को अपने इलाके में दिखाता है। हमको क्या प्रॉब्लम है? तो एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पर ये मीटिंग में आज नहीं हो सकती है। तो ये हिंदुस्तान की एक स्ट्रेटेजी खुद के लिए क्या होना चाहिए। अब आइए स्ट्रेटेजी विद द स्ट्रेटेजिक नेबरहुड और नेबरिंग कंट्रीज। उनको एक तो ये बताना है कि ये पाकिस्तान कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों, सबसे जरूरी समझना है। क्योंकि क्यों में एक, जब आप किसी प्रॉब्लम के रूट में जाइए तो सोल्यूशन वही निकलता है, सोल्यूशन यहीं से निकलेगा कि पाकिस्तान ये कर क्यों रहा है। दूसरा, तो कन्वर्जेंस लेके आनी है सब नेशंस पे, ये जितने भी आए हैं। साथ ही हमको इम्पोर्टेंट है कि देखिए, आज पाकिस्तान तो पूरा हक उसने जमाया हुआ है। आप देखिए अमेरिका भी, आप रशिया को भी देखिए। अभी ये जो मुताकी जो फॉरेन मिनिस्टर गया हुआ है, वो उसका एक दिन स्टे एक्सटेंड कर दिया गया है, क्योंकि 11 तारीख को पाकिस्तान में ट्रोइका प्लस की मीटिंग है। कौन उसको अटेंड कर रहे हैं? इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड स्टेट्स के अफगानिस्तान के लिए, वो अटेंड कर रहा है। रशिया का रिप्रेजेंटेटिव अटेंड कर रहा है, चाइनीज रिप्रेजेंटेटिव अटेंड कर रहा है। तो ये कौन सी एक अलग दिशा चला रहे हैं? लीड कौन कर रहा है, ऑर्गेनाइज कौन करा रहा है? पाकिस्तान। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी अभी कन्वर्जेंस नहीं है, और हिंदुस्तान को, हम देश को बिल्कुल लीड रोल लेना पड़ेगा। बिल्कुल। और यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो बैठक हो रही है सर, उसमें कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ने एक तरह से लीड रोल लेते हुए ही ये काम किया है, और ये बैठक की अध्यक्षता भारत कर रहा है आज। प्रोफेसर दाऊदी, यहाँ पर ये भी देखना होगा कि अमेरिका ने अपने ट्रूप्स जो वापस किए हैं, उसके बाद देखिए जो स्थिति उत्पन्न वहाँ पर हुई है, जो अपने आर्टिलरीज वहाँ पर छोड़े हैं, अपने जो और भी चीज़ें सेना से जुड़ी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पर छोड़ी है, उसको लेकर भी
भी एक चिंता जो है वो बनी हुई है कि अब तालिबान जो है उसका गलत इस्तेमाल करेगा, और साथ ही साथ जो सीमा पार जो एक जो पलायन को लेकर के जो समस्या है वो अपनी जगह पे एज इट इज कायम है। तो ये सारे मुद्दे हैं, ये सारे मुद्दे भी कहीं ना कहीं नोटिस होने चाहिए और उसको लेकर भी जाहिर सी बात है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर चर्चा होगी। जी, मुझे लगता है कि यकीनन इन मुद्दों पे चर्चा होगी, चाहे वो आर्टिलरीज जो छोड़ के अमेरिकन फोर्सेस चली गई हैं, या फिर रेफ्यूजीज की बात हो, या फिर जो अभी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अफगानिस्तान में है, या आप वहाँ कहें कि वहाँ के लैंड का इस्तेमाल किसी भी टेरर एक्टिविटीज के लिए नहीं होनी चाहिए, ड्रग्स हैं, इन तमाम चीज़ों पे डिस्कशन तो होंगी। और आपको मैं बताऊं कि ये जो आज ज्वाइंट स्टेटमेंट आने वाली होगी ना, मैं आपको अभी से बताता चलूं कि ये बहुत से लोगों को बहुत सरप्राइज करने वाली होंगी, क्योंकि जिनको भी ये लगता रहा शुरू से, मैं तो अफगानिस्तान पे तमाम डिबेट्स करता आ रहा हूँ शुरू से, जब 15 अगस्त को ये मामला हुआ है 14 और 13 से ही, तो उस जमाने से मैं ये देख रहा हूँ। तो शुरू में तमाम लोग ये कहते थे, खासतौर से जो हमारे, मुझे कहना पड़ता है, जो पड़ोसी मुल्कों की मीडिया और तमाम लोग, कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं है, हिंदुस्तान बिल्कुल आइसोलेशन में है, हिंदुस्तान ये है, हिंदुस्तान वो है, ब्ला ब्ला ब्ला, तमाम वो जो है मिसगाइडिंग चीजें। आज देखें कि हिंदुस्तान कहाँ पे है, किस तरह से वो आगे तमाम ग्लोबली ग्रो कर रहा है, चाहे आप यूएन की बात करें, चाहे आप दूसरे जितने भी क्वाड की बात करें, और आसियान, तमाम चीजों में। और आज यहाँ पे देखें कि हमारे पड़ोसी मुल्क में, या खासतौर से जो हमारे अफगानिस्तान में हालात बने हैं, उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो तमाम लोग हैं जो आज देखें उनके आज मीटिंग चलने वाली है। आज इधर तो हमारी एक मीटिंग चल रही है हिंदुस्तान में, और वो है हमारी एक कोशिश कि किस तरह से तमाम ये रीजनल पीस को और ज्यादा बेहतर किया जाए। और उसी सेम सिचुएशन को देखते हुए आज पाकिस्तान के अंदर एक मीटिंग है, जो वहाँ पे हमारे अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो पहुंचे हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि वो जो हालात बन रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, तमाम उस वक्त से, अगस्त के महीने से लेके अब तक में, आप देखिए कितनी जाने गई। हिंदुस्तान आज तो वहां पे है नहीं। हिंदुस्तान के ये तमाम कंसर्न्स रहे हमेशा से कि वहां किसी भी तरह से इनस्टेबिलिटी नहीं आए, और हिंदुस्तान के हटते ही जब वहां सफारत नहीं है, हिंदुस्तान की एम्बेसीज नहीं है, बल्कि कोई इंटरेस्ट भी नहीं रहा उस तरह का, तो आज देखिए किस तरह से इतनी जाने जा रही है। मस्जिदों के अंदर तक धमाके हो गए, 150 लोग तो पहले उनकी जाने गई, उसके बाद देखिए कितनी और जाने चली गई, कितने इस तरह के सुसाइडल अटैक्स हो गए। और खास तौर से पाकिस्तान के अंदर भी देखें क्या कैसे टीटीपी का वहां पे किस तरह से अब्दुल अजीज जो मौलाना है, लाल मस्जिद की बात करें, ये तमाम चीजें वहां बढ़ती जा रही हैं। FATF में इस तरह से ग्रे लिस्ट में, जिसकी अब बहुत सी पॉसिबिलिटीज है, तुर्की बिल्कुल कि अभी जो TLP के सामने इन्होंने घुटने टेके हैं, तो कहीं ना कहीं वो ब्लैक लिस्ट भी ना हो जाए FATF में। तो कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान के अंदर जो तमाम डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसमें हिंदुस्तान की ये इनिशिएटिव, जिसमें ये चाह रहे कि कैसे भी रीजनल पीस को मेंटेन किया जाए, ये एक बहुत बड़ी बात है। इसमें ये तमाम मुद्दे आएंगे जो जिसका आपने जिक्र किया, और अभी आप जैसे देखेंगे कि जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आएगा, तो मेरा ये मानना है कि बहुत ही पॉजिटिव चीजें निकल के आने वाली हैं। और ये तमाम उस रीजनल जो साउथ एशियन कंट्रीज हो, या सेंट्रल एशियन कंट्रीज हो, या पूरे वर्ल्ड में जिनकी इन मीटिंग पे नजर है, वो कहीं ना कहीं सरप्राइज होने वाले हैं। और खास तौर से पाकिस्तान और चाइना तो होने ही वाले हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो वो जिस ब्लॉक में जा रहे हैं, जिस तरह से टेररिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, जिस तरह से टेरर को फाइनेंस किया जा रहा है, जिस तरह से ऐसी तमाम गवर्नमेंट्स को इनकरेज किया जा रहा है। देखिए वहां पे ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है, वहां पे जो आप कह रहे हैं कि औरतों के हुकूक की बात करें, या जानों के जाने की बात करें, या वहां पे दूसरे तमाम जो मसाइल आ रहे हैं, उसका हल ढूंढना। और इसका मुझे लगता है कि जो मीटिंग हुई है, इसमें कहीं ना कहीं फोकस में ये चीज जरूर होगी कि अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी बरकरार रहे, वहां के जो लोग हैं अफगानीज, उनकी तमाम जो एक डिग्निटी है वो बरकरार रहे, और कहीं ना कहीं उनके ऊपर किसी भी तरीके की और ज्यादा आफत और परेशानी नहीं आए।
इस मीटिंग में इन चीजों पे यकीनन चर्चा होगी और उसके सॉल्यूशन को ढूंढने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल श्वेता, बिल्कुल बिल्कुल प्रोफेसर साहब, आपने बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपने कही है। लेकिन रिटायर्ड मेजर जनरल संजय हमारे साथ बने हुए हैं। सर, यहाँ पर आपसे समझना चाहेंगे कि क्या एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब अभी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह से पाकिस्तान जो है पूरी तरह से कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, एक तरह से अपनी हुकूमत वहाँ पर अफगानिस्तान में चलाने की कोशिश कर रहा है, प्लस तालिबान का वो राज जो इस वक्त चल रहा है, क्या हम उनसे उम्मीद भी ये कर सकते हैं, जिस तरह की बातें प्रोफेसर दाऊदी अभी कर रहे थे, वहाँ के हक और हुकूक की बात, महिलाओं की सुरक्षा, लोकतांत्रिक जो वहाँ पर जिस तरह से था माहौल, उसकी बात, क्या हम ऐसी उम्मीद भी कर सकते हैं अभी? श्वेता, मेरे ख्याल तो उम्मीद तो करना उचित है, हाँ, लेकिन हकीकत में होगा मेरे को मतलब हाउ प्रैक्टिकल इट इज, वही मैं जानना चाह रही थी। हाँ, क्योंकि हकीकत में क्या होगा वो तो मेरे को लगता है शायद पॉसिबल नहीं होगा। कारण ये है कि पाकिस्तान उस कंट्री को चला रहा है और दूसरा जो उसके प्रॉक्सीज हैं वो है तालिबान, जो आज की तारीख में अनऑथराइज्ड, मैं तो बोलूंगा, वो गवर्नमेंट बना के रखी हुई है और उनको ठीक करना ही ये सारी चीजें जो आप चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि होना चाहिए। ये जब तक यही तरीका है कि जब तक दोनों देश पे, पाकिस्तान पे और अफगानिस्तान की ये सो कॉल्ड अनऑथराइज्ड जो हुकूमत है, इनके ऊपर जब तक इंटरनेशनल प्रेशर ना मिले, देखिए सब कुछ डिपेंडेंट है अभी फंडिंग के ऊपर। इनकी फंडिंग मिलती रहेगी या रोकी जाएगी, सब कुछ उस पे है। एक समय ये आना चाहिए, देखिए ये भी अपना तरीका अपनाएंगे, ये टेररिज्म का तरीका अपनाएंगे फंड्स को लेने के लिए, ये और टेररिस्ट अटैक करेंगे, वेस्ट में करेंगे, अमेरिका में करेंगे, क्योंकि फंडिंग तो जनरली सोर्स तो वहीं से है। तो सारी चीजें देखते हुए उम्मीद तो रखनी चाहिए और होना भी चाहिए, लेकिन होगा कैसे? आज हम चाहते हैं, हिंदुस्तान चाहता है, विश्व चाहता है कि वहां पर अफगान जनता को एड दें हम, पर कैसे दें? वो सारी एड तो वो लेके अपने पहले लोगों को ही पहुंचाएंगे, अपने तालिब को पहुंचाएंगे, अफगानिस्तान में पहुंचाएंगे, तो जो जनता है वहां की, उनको तो वो पहुंचेगी नहीं। इसीलिए ये यूनाइटेड नेशंस हो या इंटरनेशनल कम्युनिटी हो या हिंदुस्तान हो, हम जो अभी लीड रोल लेना है, ये विषय पे आज डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि अब टाइम आ चुका है 15 अगस्त से लेकर अब तक कि सॉलिड प्रेशर बनाना चाहिए अफगानिस्तान की अनऑथराइज्ड ये पावर के ऊपर जो हुकूमत है और पाकिस्तान के ऊपर कि अब इंडियन एंड द वर्ल्ड विल कॉल शॉट्स ओवर देयर। दे कैन नॉट, पाकिस्तान कैन नॉट डिक्टेट अफगानिस्तान एंड टेक देम ऑन अ डिफरेंट डायरेक्शन। वहां पर कोई तौर तरीके होने चाहिए। ये तौर तरीका जब भी आएगा जब पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी का प्रेशर आएगा, और सबसे बड़ा प्रेशर है इकोनॉमिक प्रेशर, उसी से शायद फर्क पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ पूरी विश्व को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि ये भी प्रेशर लगाएंगे टेररिज्म का, क्योंकि ये सोचते हैं टेररिज्म करो, टेररिस्ट एक्ट करो और फिर लोग आपकी तरफ झुकाव हो जाएंगे। तो ये इनकी स्ट्रेटेजी है। तो मेरे ख्याल वो तो दो ही देश चाह रहे हैं, पर बाकी विश्व तो नहीं चाह रहा है। तो अगर हम लोग यूनाइट हो जाएं, पूरी यूनाइटेड नेशन से लेके सारे कंट्रीज यूनाइट हो जाएं और सॉलिड एक अंडरस्टैंडिंग हो, बेसिक तो हम क्लियर करें ना कि करना क्या है। वहां पर वो हुकूमत को हटाएं, अगर रखनी भी है तो उसको इंक्लूसिव गवर्नमेंट करें, महिलाएं नहीं है उसमें, माइनॉरिटीज नहीं है, तो जब तक वो नहीं होगा ये सिस्टम नहीं चलेगा। ट्रस्ट एंड फेथ कैसे आएगा? और अभी आज किसी भी पता, प्रेसिडेंट कारजाई जो हैं और अब्दुल्ला वो कहाँ है, क्या कर रहे हैं? पहले तो आप देखते थे 15 अगस्त के आसपास रोज फोटो में होते थे कि तालिबान शायद उनको भी लेगा। आज हमें पता ही नहीं है वो है क्या, किधर हैं। तो कहने का मतलब है ये अनऑथराइज्ड इलीगल हुकूमत को हटाने का या उनको इंक्लूसिव गवर्नमेंट कराने का एक ही तरीका है, प्रेशर इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा, और खासकर यही इकोनॉमिक है, वही मेरे ख्याल बिल्कुल सर। और यहाँ पर ये भी बात दर्शकों को भी जानना जरूरी है, और आप इसे शायद एक स्टेप आगे लेकर के जाएं कि ये जो बैठक हो रही है, तो ये सिर्फ चिंता भारत की एकमात्र नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत इस स्थिति से चिंतित है, ये जो तमाम देश इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, प्रोफेसर दाऊदी आप भी इस पे अपना रिएक्शन दीजिएगा कि ये जो तमाम 8 देश इसमें शामिल हो रहे हैं इस बैठक में, एक्चुअली इन्होंने किसी ने भी तालिबान को मान्यता नहीं दी है। ऐसे में वहाँ जो भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जाहिर सी बात है उससे अफेक्टेड ये तमाम देश भी होंगे। इसीलिए भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत अकेले जो है वो चिंतित है,
ये तमाम देश जो हैं उन्हें भी इस बारे में सोचना विचारना है, और ये भी कहीं ना कहीं वहाँ के मसलों को लेकर के तालिबान में आगे क्या होगा, पहले क्या था, अभी क्या है एट प्रेजेंट, और भविष्य में क्या होगा, इसको लेकर के वो चिंतित है। प्रोफेसर दाऊदी। श्वेता जी, ये आपने बिल्कुल सही बात कही। ये ग्लोबल इशू है, ग्लोबल प्रॉब्लम है और ग्लोबल कंसर्न है, और यही एक वजह है कि ये आप देखें कि ये तमाम 8 कंट्रीज के जो NSAs हैं वो आज इस मीटिंग के अंदर आ रहे हैं। तो ये तमाम, इन्होंने कोई रिकॉग्निशन दी नहीं है वहाँ पे अफगानिस्तान की सरकार को। सच्चाई तो ये है कि खुद पाकिस्तान ने भी ऑफिशियली कोई रिकॉग्निशन नहीं दी है। पाकिस्तान और चाइना की भी अगर आप बात करें तो वहां से भी कोई ऑफिशियल रिकॉग्निशन तो मिला नहीं है। ये अलग बात है कि उसमें उसको एक प्रॉक्सीज करके और रिमोट एक कंट्रोल की तरह उसको इस्तेमाल करना, वो एक अलग बात है, लेकिन रिकॉग्निशन मिलना बहुत आसान नहीं होगा। जैसा कि अभी हमारे साथ में जो आपके दूसरे पैनलिस्ट हैं, संजय जी शायद, वो भी कह रहे थे ना कि किस तरह से हमें यकीन तो करना पड़ेगा और किसी न किसी इंतजार करना पड़ेगा कि वहाँ की जो हुकूक की बात है या वहाँ इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात है, लेकिन दिख जो रहा है वो क्या है कि आप वी शुड लिव इन द वर्ल्ड ऑफ रियलिटी। वर्ल्ड ऑफ रियलिटी क्या है? वो ये है कि अभी 3-4 महीने, आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 4 महीने की बात है। आप देखें कि 4 महीने के अंदर क्या क्या इनिशिएटिव्स ली गए। खुद पाकिस्तान के अंदर भी देखें तो वहां पे जो अभी हालात हैं, एक पाकिस्तान और चाइना अभी फ्रंट पे तो यही है ना, जो जाके वहां पे तमाम चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, 5th प्रोविंस अपना उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो अभी सबसे वर्स्ट है वहां की हिस्ट्री में। तो वो खुद अब जब इस हालात से गुजर रही है तो वो वहां अफगानिस्तान में जाके क्या कमाल दिखा देगी, वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और वैसे हालात में जो होते ना कि पाकिस्तान की अवाम जो है, उस अवाम के बारे में पहले सोचना चाहिए। वहां जो इतने मसाइल है उस पर पहले सोचना चाहिए, बाद में ये सोचना चाहिए। अब जैसे हमारी बात मैं करता हूं, हिंदुस्तान की आप इकोनॉमिक कंडीशन देखें, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसीज को देखें, हिंदुस्तान का अभी ग्लोबल क्या स्टेटस है उसको देखें, उसके बाद हिंदुस्तान के पड़ोसियों के साथ जो ताल्लुकात होने चाहिए उसकी पॉलिसीज को देखें। तो हमारा जो एक कंसर्न है, इसी वजह से हम यहाँ पे एक मीटिंग रख रहे हैं दिल्ली के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी इतने प्रॉब्लम्स हैं, उनका पहला ये होना चाहिए कि वो किसी भी तरह वहां की आवाम की चिंता करें, वहां जो एक प्रॉब्लम्स है उसको सोल्व करें। वो तो क्या कहते हैं, TLP के अंदर ही उलझ के रह गए हैं। वैसे में वो अफगानिस्तान को जाके वहां पे हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां के हालात क्या बेहतर हो सकते हैं। इसलिए ऐसे तमाम कंट्रीज का एक साथ आना बहुत जरूरी है। जो अभी 8 मुल्कों ने दिखाया, जो किसी भी तरह से उन्होंने रिकॉग्निशन नहीं दी है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को, उनका ये जरूर एक प्लानिंग ये होगी कि कैसे उन तमाम चैलेंजेस को अफगानिस्तान की जो वहां पे अवाम है उसके हक में लाया जाए। और यही एक बहुत बड़ी कोशिश है। और ये देखें आप, ये ऐसा फर्स्ट ऐसा वो नहीं है जो ये मीटिंग हो रही है NSAs की। अभी देखें 2018 में ईरान में सितंबर के अंदर और दिसंबर 19 में भी ये इस तरह की मीटिंग हुई थी, बल्कि हिंदुस्तान खुद ये मीटिंग करना चाह रहा था, लेकिन कोविड की वजह से वो हो नहीं पाया। ऐसे मीटिंग से फायदे क्या होते हैं श्वेता जी, के साथ में और साइडलाइन के मीटिंग के साइडलाइन में दूसरे बायलैटरल मीटिंग्स भी हो जाती हैं। और अभी आपने देखा होगा कि कल ही हमारी 2 बायलैटरल मीटिंग्स हुई है। एक पॉइंट यहाँ पर मैं NSA के साथ है। बिल्कुल सर, चूंकि एक पॉइंट बस नोट करूंगी, मेंशन करूंगी यहाँ पर। आपने जो कहा कि इससे पहले 2018 और 19 में भी बैठक हुई थी NSAs की, और आपको बता दें कि उस बीच पाकिस्तान से भी चाह रहे थे कि भाई पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो, जाहिर सी बात है, और वो भी जो है अपने कंसर्न्स जाहिर करे। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के कंसर्न्स ही कुछ और है, पाकिस्तान की चाहत ही कुछ और है, ऐसे में पाकिस्तान के जो NSA हैं, वो अपने दर्शकों को बता दें, मोइद यूसुफ, उन्होंने भारत के लिए कहा था कि भारत विध्वंसक है, उसकी जो सोच है वो विध्वंसक है, इस तरह से कोट किया था बाकायदा, और इसी वजह से वो इस तरह की मीटिंग्स में शामिल नहीं होना चाहता है। तो ये अपने आप में ही पाकिस्तान की दरअसल सोच जो है वो जाहिर करता है कि पाकिस्तान क्या सोचता है भारत के बारे में या इन तमाम मुद्दों के बारे में जिसको लेकर पूरा विश्व इस वक्त चिंतित है। प्रोफेसर दाऊदी, कंटिन्यू। जी बिल्कुल, आप ये पाकिस्तान इस पे क्या सोचता है ये एक जग जाहिर हो चुका है।
पाकिस्तान ने अगर इस पे ये सोचना होता कि हमें पीस को प्रिवेल करना है, तो इस तरह की टेररिज्म जो टेरर अटैक्स होते हैं, अभी मैं रिसेंटली आपको एग्जांपल दूं, जो प्रॉक्सीज हुई है कश्मीर के अंदर, वहां पे हालात किस तरह से बेहतर होते हुए जा रहे थे, कैसे वहां पे प्रॉक्सीज हुई और कैसे इनोसेंट सिविलियंस की जानें चली गई। आप चाहे अफगानिस्तान की बात करें, आप चाहे हिंदुस्तान में कश्मीर की बात करें, और खुद पाकिस्तान के अंदर की बात करें, पाकिस्तान के अंदर अगर उनकी पॉलिसीज उस पे फोकस्ड होती कि कैसे डेवलपमेंट का काम हो, कैसे पीस को प्रिवेल किया जाए, तो सिचुएशन आज वो नहीं होती जो आज वहां पे दिख रही है। खुद वहां की आवाम इस तरह के फैसलों से बहुत परेशान है। इस पे पाकिस्तान को सोचने की जरूरत है कि कैसे वो अपने फैसलों को बदले। और इस तरह का जो एटीट्यूड, और जो आपने बताया ना कि अभी आपके वहां के मोहित यूसुफ ने किस तरह का स्टेटमेंट दिया, मैं तो उसकी बहुत ही कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं कि इस तरह के स्टेटमेंट्स देना कि आप जो है वो स्पॉयलर्स कहना, स्पॉयलर्स कांट बी दी पीस मेकर्स। भाई सारी दुनिया जानती है, सारी दुनिया इस बात की गवाही देती है आतंक का पनाहगाह कौन रहा है, बिल्कुल आतंक का गढ़ कौन रहा है। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब बने हुए लगातार। सर, जाहिर सी बात है अफगानिस्तान को भी बेहतर आप समझते हैं, पाकिस्तान को भी बेहतर समझते हैं, और इस बीच लगातार पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्योंकि देखिए ये चीज़ें बहुत बढ़ गई है। लगातार ये भी हम जान रहे हैं कि किस तरह से अब पाकिस्तान जो है न सिर्फ कंट्रोल एक चाह रहा है अफगानिस्तान पर, बल्कि उसकी ज़मीन का इस्तेमाल करके भारत को परेशान करने की कोशिश जो है वो भी वहां से शुरू हो चुकी है। अभी इस बीच में हमने देखा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहां पर टारगेट किलिंग जो है वो बढ़ गई है। हमने देखा है किस तरह से आतंकियों ने अपने स्ट्रैटेजी चेंज किए हैं, टारगेट किलिंग बढ़ गई है। और खबरें तो यहां तक आई थी कि भाई अफगानिस्तान से जो वो हम जिस आर्टिलरीज की बात कर रहे थे, जो अमेरिकन वहां पर अमेरिकी सेना छोड़ कर गई है, बताया तो ये भी जा रहा था कि उसे भी कश्मीर भिजवाया जाए, आतंकियों को भिजवाया जाए, और वहां पर भारत को अशांत करने की पूरी कोशिश जो है वो पाकिस्तान कहीं ना कहीं रच रहा है। तो उसकी मंशा जो है बहुत हद तक क्लियर है, साफ है। बिल्कुल श्वेता, आपने सही बोला, उनकी मंशा बहुत साफ है। उनकी, मैंने जैसे पहले भी बताया था, तो उनकी स्ट्रेटेजी है कि भारत को वीक करना, और एक देश को तो जो अफगानिस्तान है कर ही चुके हैं। और ये स्ट्रेटेजी हम कितना भी उन पे प्रेशर डालें, कितना भी रिक्वेस्ट कर लें, पाकिस्तान बिल्कुल चेंज नहीं होगा, उसमें कोई शक या सवाल नहीं है, वो वैसे ही रहेगा। बल्कि उसने एक और देश को शामिल कर लिया, चाइना। और अब ये दो देश तो टेररिज्म को और बढ़ावा देने वाले हैं। जैसे प्रोफेसर दाऊदी ने भी बताया था, चाइना क्यों नहीं समझता है कि यही टेररिज्म उनको इम्पैक्ट करेगी, जो इनकी 1 करोड़ से ज्यादा उइगर मुस्लिम पॉपुलेशन है। अभी आते हैं ये मुद्दा जो आपने उठाया है कि ये स्ट्रेटेजी तो पाकिस्तान की बहुत क्लियर है, एंड हमको एज अ नेशन, इंडिया को, हम बार बार बोलते रहते हैं कि पाकिस्तान ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो करेगा, वो दुश्मन है, वो करेगा, उसमें कोई शक नहीं है। हमको क्या करना चाहिए वो देख रहा है। उसके पास तो अभी जैसे आपने बताया हथियार बेटर आ गए हैं, अमेरिकन हथियार आ गए हैं, सब कुछ है। उसके बाद नाइट विजन बाइनोकुलर्स बेटर आ गई हैं, स्नाइपर आ गई हैं, और बुलेट प्रूफ जैकेट्स बेटर वाली आ गई हैं। तो इसको ये एम्बोल्डन कर रहा है। हमको क्या करना है, हमको वही करना है। पहली बात तो हमारा जो फौज का वहाँ डिप्लॉयमेंट है, देखिए इसमें फौज ही नहीं है, फौज सिर्फ कंट्रोल कर सकती है, सप्रेस कर सकती है। इसमें सबसे पहला तो है पॉलिटिकल सोल्यूशन, जो हमने कुछ अच्छे कदम उठाए हुए हैं, जैसे आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया था, वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वो कश्मीर को कहीं नहीं ले जा रहा था। लेकिन आज की तारीख में देखिए, कश्मीरियों को समझना पड़ेगा कि वो, उनका हिंदुस्तान से लगाव शुरू से ही है, वो हमारा हिस्सा है। बल्कि हमारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वो हमारा है, हमको वापस भी लेने की स्ट्रेटेजी सोचनी पड़ेगी। वो तो अभी थोड़ा लेट हो गया उसके ऊपर, पर उस पर भी हमको सोच विचार करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है, वो कश्मीर में क्या पूरे हिंदुस्तान में काफी टेररिस्ट एक्टिविटीज करेगा। अब एक है बॉर्डर डिप्लॉयमेंट, वो हमको काउंटर इन्फिल्ट्रेशन रोल पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। नंबर 2 इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस इस चीज की सबसे बड़ी सक्सेस होती है। इंटेलिजेंस आपको लोकल्स से मिलती है, तो लोकल्स को अपनी तरफ रख के और अच्छी इंटेलिजेंस लेना बहुत ही निहत ही जरूरी है, क्योंकि इंटेलिजेंस मिलेगी तो हम पिन पॉइंट टारगेट उनको अटैक कर सकते हैं, टेररिस्ट को, उनके बेसिस को नॉक ऑफ कर सकते हैं, इन्फिल्ट्रेटेड टेररिस्ट को हम डील कर सकते हैं। तीसरा है पॉपुलेशन को
एक मैं बोलता हूँ उनको एक सुरक्षा की फीलिंग। यहाँ पर अमेरिकन अफगानिस्तान में रॉन्ग हुए थे, जब आपको पता है ओबामा और उस समय जनरल मैकक्रिस्टल थे, वो चाह रहे थे काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड होना चाहिए, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट का फोकस था काउंटर टेररिज्म। काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड जब अच्छा होगा, इसका मतलब जो वहाँ के लोकल विलेजेस हैं उनको सुरक्षा महसूस होगी, सेना और जो अर्धसैनिक बल है उनके जरिए, तो वो भी आके आपको इंटेलिजेंस देंगे। तो काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, इस पे इंटेलिजेंस मिलेगी और साथ ही उनको सुरक्षा महसूस होगी, ये टारगेट किलिंग्स वगैरह बंद होगी। टारगेट किलिंग्स का मकसद ये है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनका एम बहुत क्लियर है, देश को दिखाना, हिंदुस्तान को दिखाना और वर्ल्ड को दिखाना कि देखिए इन्होंने जो आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया था वो सक्सेसफुल रहा है वगैरह वगैरह। तो ये इनकी स्ट्रेटजी है। लोगों के अंदर डर और दहशत का माहौल क्रिएट करना, पैदा करना, ये कहीं ना कहीं उनका मकसद है। एक बार फिर से और घाटी को अशांत करना, ये सबसे बड़ा मकसद है। एक बार 90 के दशक को फिर से वापस लाने की कहीं ना कहीं कोशिश है। वो सारी चीजें हम समझ रहे हैं। और ऐसे में संजय सर, आपका और साथ ही साथ प्रोफेसर दाऊदी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने काफी अच्छे इनपुट्स दिए हैं, काफी इंपॉर्टेंट इनपुट्स दिए हैं आज का एजेंडा में, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि आज जो है, आज भारत अध्यक्षता कर रहा है, एक बहुत बड़ी बैठक यहां पर होने वाली है। हमारे जो सुरक्षा सलाहकार हैं एनएसए अजीत डोभाल, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है और उन 8 देशों की बैठक होने वाली है जिन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान को मान्यता नहीं दी है। और ऐसे में वहां पर तालिबान राज आ जाने के बाद अब जो वहां पर स्थितियां उत्पन्न हुई है और उससे जो चिंताएं उत्पन्न हुई हैं, जो चिंताएं पैदा हुई है, उसको कैसे काउंटर किया जाए, उससे कैसे निपटा जाए। क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया कि हमारा बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में हो रखा है। हमने अफगानिस्तान के लोगों की भलाई के लिए, वहां के डेवलपमेंट के लिए बहुत खर्च किया है। लंबे समय तक भारत जो है अफगानिस्तान के लिए खर्च करता रहा है और वहां पर उनकी मदद करना चाहता रहा है। अब ऐसे में तालिबान के आने के बाद आगे की स्ट्रैटेजी भारत की क्या होनी चाहिए, किस तरह से वहां पर आगे के जो हालात बदल रहे हैं, इन बदलते हालातों के बीच ये जो तमाम देश हैं ये किस तरह से एक्ट करें, तो ये तमाम तरह के मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज चर्चा होगी और ये अपने आप में काफ़ी अहम होगा। हाँ, ये अलग बात है कि इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं हो रहा है, इसमें चाइना शामिल नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं, इसको लेकर हमने अपने मेहमानों से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि दरअसल उनकी मंशा क्या है और किस वजह से वो इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो आज का एजेंडा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो।